Today we are going to have introduction about conditional statements. Before discussing about conditional statements, हम लोग बात करेंगे what are the operators which are commonly used in Python. What are operators? हम लोग अगर बात करें सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सभी जानते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. क्लियर? इसके अलावा हमारे पास आते हैं, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, स्क्रीन मैंने पूछा था, एक बार और शेयर कर रही हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा. अभी बताइए, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? अभी ठीक है, ओके. तो अभी हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स की. ऑपरेटर्स में पहले ऑपरेटर्स मेरे पास आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ये सभी जानते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. हमारे पास डबल मल्टीप्लाई का एक ऑपरेटर रहता है. एक हम लोग बात करते हैं डबल डिवीजन, या फिर हम बात करते हैं परसेंटेज का साइन रहता है. डबल मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोल सकते हैं पावर. जैसे अगर मैंने लिखा 10 to the power 3, तो उसका आंसर क्या देगा पाइथन मुझे? 1000. 10 डबल मल्टीप्लाइड बाय 3 का मतलब है 10 to the power of 3. ठीक है. जब आप डबल डिवीजन की बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर डिवीजन. फ्लोर डिवीजन. फ्लोर डिवीजन के अंदर क्या रहता है? जब आप लिखते हैं 10 डबल डिवाइडेड बाय 3, तो जब आप 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, है ना, एंड सो ऑन. लेकिन अगर आप फ्लोर डिवाइड करते हो तो ये आंसर आपको देता है ओनली 3. डेसिमल से पहले वाला इंटीजर वैल्यू, डेसिमल और डेसिमल के बाद को ये डिस्कार्ड कर देता है. बात समझ में आ गई? हाँ, लेकिन अगर आप नॉर्मल डिवीजन लिखते हो 10 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको यही आंसर आएगा 3 3 3 3 एंड सो ऑन. ठीक है. आप यहाँ इसकी बात करेंगे, दिस इज नोन एज मॉड्यूलस, और ये हमेशा आपको रिमाइंडर वैल्यू देता है. यानी कि अगर आपने 10 मॉड्यूलस ऑफ 3 दिया तो आंसर में आपके पास आएगा 1. रिमाइंडर विल बी 1. बात समझ में आ गई? अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में, इनका यूज करेंगे अभी हम, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे तब हम इनका यूज करेंगे. नेक्स्ट ऑपरेटर्स हमारे पास आते हैं लॉजिकल गेट्स, जिनमें पहला आता है एंड गेट. अगर दो कंडीशन है आपके पास, इफ यू हैव 2 कंडीशंस, लेट्स से मैं बोलती हूँ कि a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 20 है. 2 कंडीशंस है मेरे पास. ठीक है. इसके ऊपर मैंने a पहला लिखा कि a इज ग्रेटर देन 5 एंड b इज लेस देन 10. दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है ना. तो आंसर में क्या बोलेगा ये आपको? ट्रू. दोनों ट्रू होने चाहिए अगर आप ए और बी के बीच में एंड लगा देते हैं तो. पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, और अगर उन दोनों के बीच में एंड लिखा है, दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तभी आपको ट्रू आंसर देगा. और ये लॉजिकल आंसर देता है, यानी कि ये बात सही है या गलत है, बस ट्रू या फॉल्स में आंसर मिलता है. ठीक है. हाँ, अगर कोई एक कंडीशन ट्रू है, अगर मैंने बोला a इज ग्रेटर देन 5 बट b इज इक्वल टू 30, इक्वल टू के लिए हम लोग डबल इक्वल टू लगाते हैं. कंपैरिजन जब भी करते हैं तो डबल इक्वल टू लगाते हैं. तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, यस a इज ग्रेटर देन 5, बट दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, b इज नॉट इक्वल टू 30. बात समझ में आ रही है? तो जब एक कंडीशन सेटिस्फाइड है, दूसरी नहीं है, तो एंड क्या देता है आपको? फॉल्स.
क्लियर है? अगर एक कंडीशन है इक्वल टू 5 और बी जो है आपकी दूसरी सेटिस्फाई कर रही है, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है दूसरी नहीं कर रही है, तो भी आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 40, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, तो क्या मिलेगा? फॉल्स। अगर नोट्स बना रहे हैं तो ए बी और वाई 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0, यही चीज मैंने यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल लिखी है। ये बात समझ में आ रही है? अगर इन दोनों के बीच में एंड लिखा गया तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ही आपको आगे प्रोसीड करने दिया जाएगा, यानी ट्रू कंडीशन होगी। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉजिकल गेट आता है हमारे पास और गेट। डोंट वरी, इनका हम लोग यूज करने वाले हैं अभी, ठीक है? यू कैन टेक दिस चेयर, बैग उधर रख दो, उधर रख दो। और गेट क्या बोलता है? ए और बी दो कंडीशंस हैं, दोनों में से दो एक भी सेटिस्फाई नहीं है तो आउटपुट आपको 0 देगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाती है, दोनों में से कंडीशंस कुड बी लाइक दिस ना, ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है, बट इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाती है तो और इज लिटिल बिट लीनियंट। और गेट लीनियंट गेट होता है, आपको एक कंडीशन ट्रू होने पर भी प्रोसीड करने देता है। यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, तो भी आपको 1 आंसर दे देगा, यानी ट्रू आंसर दे देगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ट्रू ही मिलेगा। दिस इज और गेट। बात समझ में आ गई? ठीक है। और कंडीशंस कुड भी, ऐसा कुछ कंडीशन हो सकता है आपके पास, ठीक है। एक लास्ट में रहता है हमारे पास नॉट गेट, जिसको बोलते हैं नॉट गेट। ये क्या कहता है? हमेशा उल्टा ही कहता है। अगर आप 1 बोलोगे कि मेरा ए जो है सेटिस्फाई हो रहा है, आउटपुट बोलेगा कि नहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, आउटपुट है ये वाई। अगर ये बोलेगा कि नहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये बोलेगा कि नहीं मैं तो अलाउ करूंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं ए इक्वल टू 10 और आप उसको चेक कर रहे हो क्या, इफ मतलब अगर, इफ इज इंग्लिश वर्ड, अगर मेरा ए का वैल्यू इक्वल टू 20 है तो प्रिंट कर देना हेलो, ऐसा तुमने कुछ लॉजिक लिखा, ठीक है। तो क्या अभी प्रिंट होना चाहिए? इक्वल टू 20 तो नहीं है ना, कंपेयर कर रहे हैं तो वो 10 है, ये 20 है, तो अभी प्रिंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अभी आप इस कंडीशन के आगे नॉट लिख देते हो तो जो नहीं होना चाहिए वो ये करेगा, क्योंकि ये उल्टा काम करता है। तो अभी आंसर में आपको हेलो प्रिंट दिखेगा। बात समझ में आ गई? ये हमेशा उल्टा काम करता है, जो आप बोलोगे उसका कॉम्प्लीमेंट करेगा ये। क्लियर है? गेट समझ में आए तीनों? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमें समझ में आए हैं। एक हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स बचते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आई थिंक बहुत छोटे थे तभी पता चल गया था कि ग्रेटर देन लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, या इक्वल टू के लिए हम लोग यहाँ डबल इक्वल टू का यूज करते हैं फॉर कंपैरिजन। क्लियर है बात? तो ये ऑपरेटर्स हमें मालूम होने चाहिए टू प्रोसीड। आगे बढ़े बेटा। अब आ जाते हैं वापस, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटर्स हम लोग आ जाते हैं अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट पर। पहला कंडीशनल स्टेटमेंट होता है इफ स्टेटमेंट। अगर आज मंडे है तो यू हैव अ क्लास, अगर आज संडे है तो हॉलीडे, है ना। तो ऐसा अगर वाला जहां कंडीशन आ जाता है वहां पर हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो मैं आपको सिंटेक्स बताऊंगी और फिर हम लोग थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, लेट्स से मैंने दिया ए, अभी करके भी दिखाया मैंने आपको, ए इक्वल टू 10 आपने डिफाइन किया या यूजर से कोई नंबर मांगा, आपने पूछा इफ ए इज ग्रेटर देन 20 देन, यहाँ पर मैं क्यों पॉज ले रही हूँ, देन यहाँ पर कोलन लगाया जाता है। सिंटेक्स वाइज पाइथन में देखेंगे तो इफ के आगे कंडीशन लिखा जाता है, जो भी कंडीशन आपने
चेक करवानी है और उसके आगे आपने कोलन लगाना होता है। ये कोलन बता रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये आगे प्रोसीड करने देगा आपको। बात समझ में आ गई? आगे कहाँ जाएगा? इसका मतलब आप कह सकते हो इफ a इज ग्रेटर देन 20 देन प्रिंट हेलो। यही मैंने अभी लिखा भी था, ठीक है। अभी यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये ए और इफ दोनों सेम मैंने लाइन में लिखे, लेकिन इफ को मैंने प्रिंट को मैंने थोड़ा सा आगे लिखा है। ये जो गैप रहता है ये होता है 2 स्पेस बार या एक बार टैब प्रेस करने पर। इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इसका मतलब ये है कि अगर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये इसके अंदर आएगा और ये काम को परफॉर्म करेगा। अगर नहीं होती है ये कंडीशन सेटिस्फाई, a इज नॉट ग्रेटर देन 20, तो ये क्या करेगा? अंदर ना जा करके अगली लाइन जो भी यहाँ लिखी गई होगी उसको परफॉर्म करेगा। बात समझ में आ गई? पवन, हाँ जी बोलिए। दो जी, ठीक है। साक्षी, आपको नॉट नहीं समझ में आया बेटा, एक बार देख लीजिए। नॉट का मतलब है, अगर देखो अभी अगर यहां देखा जाए, इस कंडीशन पर बात करते हैं। मैंने लिखा इफ a इज ग्रेटर देन 20 तो प्रिंट करना है हेलो। तो अभी इस केस में क्या प्रिंट होगा? हेलो, जबकि a क्या है? 10 है, ग्रेटर देन 20 तो नहीं है ये, तो प्रिंट नहीं होगा। यानी कि वो इफ के अंदर इंडेंटेशन के थ्रू उसके अंदर नहीं जाएगा और हेलो प्रिंट नहीं करना चाहिए उसको। लॉजिकली देखा जाए तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी साक्षी ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ बाहर नॉट लिख देते हो बेटा, ऐसा ब्रैकेट लगा करके इफ स्पेस देना बीच पे, नॉट लिख देते हो, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर नहीं हुई तो रिटर्न क्या करना है? ट्रू। कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करना होता है, तो वो उसको ट्रू रिटर्न कराएगा और इसके अंदर भेज देगा और यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा, जो कि नहीं होना था। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, बट आपने उस कंडीशन का नॉट कर दिया, यानी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो परफॉर्म होगा। बात समझ में आ गई साक्षी? साक्षी, एम आई क्लियर? ठीक है, तो इस चीज को परफॉर्म करके देख लेते हैं एक बार। आपका बैच फाइल क्या है बेटा, याद है किसी को? बनाया मैंने 7 में वाला, तो मुझे याद ही नहीं, बनाया नहीं। कहाँ काम कर रहे थे? चेंज हो गया था। 23 को तो नहीं करेंगे, फिर हम लोग उसमें इफ स्टेटमेंट वगैरह काम कर चुके होंगे, है ना? तो नया ले लेते हैं यार। ओके, तो हम लोग इफ स्टेटमेंट देख रहे हैं। इसके लिए मैंने लेट सपोज कोई वैल्यू दिया, जो वहां लिखा था सेम अभी सिंटेक्स के लिए दे रही हूँ, फिर आप क्वेश्चंस करेंगे इसी सिंटेक्स पर। मैंने a का वैल्यू दिया है 10 और चेक करवाया है इफ a इज ग्रेटर देन 20, जो वहां लिखा था सेम वही लिख रही हूँ। कोलन का ध्यान रखेंगे, कोलन हमने खुद ही देना है, और जैसे ही कोलन के बाद आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन लेकर के अंदर आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? एंड दिस इंडेंटेशन का जो मैंने बताया, एक टैब या दो बार स्पेस बार का गैप होता है। हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट हेलो। कोई प्रॉब्लम इसमें?
रन किया मैंने, अभी प्रिंट हेलो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है मेरा, तो नहीं हुआ प्रिंट। रन हो गया, कोई एरर नहीं है। एरर नहीं है मतलब यहाँ पे एल्स देना कंपलसरी नहीं है। बहुत सारी स्टेटमेंट में इफ के साथ एल्स देना कंपलसरी होता है, एंड देना कंपलसरी होता है, पाइथन में नहीं है। ठीक है, तो इफ आप बिना एल्स और बिना एंड के दे सकते हैं। अगर हाँ यहां पर हम नॉट लगा दें, नॉट लगा दें, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि वो ऑपोजिट काम करवाता है आपसे। पहले फॉल्स आ रहा था, अभी ट्रू रिटर्न होगा, तो ट्रू रिटर्न होते ही वो प्रिंट कराने के लिए अंदर चला जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो यूजर से इनपुट कराना आता है ना हमें, वैल्यू यूजर से इनपुट करानी आती है। अगर मुझे यूजर से कोई वैल्यू इनपुट कराना है तो हम इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। हम लिखते हैं एंटर एनी नंबर। ठीक है, दिस इज द प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसमें आप ब्रैकेट के अंदर जो भी यहाँ लिख रहे हो, सिंगल कोट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हो, इट विल बिहेव लाइक अ प्रॉम्प्ट। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना यूजर से कि अपना यूजर आईडी डाल दो, अपना पासवर्ड डाल दो, एनी नंबर, एनी डे, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। तो ऐसा अगर आप लिखना चाहते हो तो वो जो भी क्वेश्चन आप प्रॉम्प्ट कराना चाहते हो दे दीजिए। इनपुट क्या करेगा, आपको एक बॉक्स दे देगा यहाँ पर जो आपसे इनपुट मांग रहा है। अब आप यहाँ पे जो भी इनपुट देते हैं वो आपको ए में उठा के सेव कर देगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? अभी एक छोटा सा काम, मैं टाइप ऑफ ए देखना चाहती हूँ। अभी ए के अंदर गया क्या है, 56 गया है, तो 56 इज अ नंबर, मैंने एक नंबर दिया उसको, बट ये मुझे टाइप ऑफ ए क्या दिखा रहा है, str। तो ये कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ना ही रिलेशनल वो कर पाएगा, रिलेशनल कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म। की ग्रेटर देन लेस देन कैसे देखोगे, किसी स्ट्रिंग को लेस देन ग्रेटर देन नहीं बोल सकते हम। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, टाइप कास्टिंग का यूज करके अगर आप कोई नंबर एंटर करवा रहे हैं तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने इंट कर दिया, तो अभी आपने कोई भी नंबर डाला और अभी आपने इसका टाइप चेक किया तो इट इज इंटीजर नाउ। अभी आप अर्थमेटिक ऑपरेशन, रिलेशन ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म करा सकते हैं। क्लियर हो गए? बात क्लियर हो गई हाउ टू इनपुट द डेटा इन पाइथन? ओके, तो अभी आपने क्या करना है, कोई भी नंबर एंटर करवाना है यूजर से एंड चेक करवाना है कि वेदर दैट नंबर इज इवन और ऑड। इवन ऑड कैसे पता चलता है कोई भी नंबर, डिवाइडेड बाय 2 करके। अगर डिवाइड बाय 2 करके हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है तो ऑड है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो इवन है। रिमाइंडर के लिए मैंने आपको एक अर्थमेटिक ऑपरेटर बताया है, मॉड करके, परसेंटेज का साइन। तो प्लीज ट्राई करिए अपनी तरफ से सिंटेक्स। यूजर से इनपुट कराना है कोई भी नंबर, आप अपने फोन पे ट्राई कर सकते हैं। सिंटेक्स अगर देखना है तो यहाँ पर इफ का सिंटेक्स देख सकते हैं। एक बार मैं कर देती हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए। हमें यूजर से एक नंबर लेना है, तो यूजर से एक नंबर लेना है तो यही वाला लाइन चाहिए मुझे। ठीक है, यूजर से एक नंबर लेना है मुझे। अभी मुझे चेक करवाना है इफ ए, जो भी नंबर आएगा
इफ a इज डिविजिबल बाय 2, अब यहाँ पे डिवीजन के लिए मैंने स्पेशल डिवीजन यूज किया है जो मुझे रिमाइंडर देगा। अगर तो रिमाइंडर मेरे पास 0 आता है, इक्वल टू 0, तो प्रिंट कर दीजिए कि ये नंबर इवन नंबर है। क्लियर है? इट इज इवन नंबर। अभी रन कराते हैं तो सबसे पहले तो वो मुझसे मांगेगा कि नंबर एंटर करवाइए आप अपना। मैंने कोई भी एक नंबर एंटर करवा दिया एंड इसने मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करके दिया। क्यों? क्योंकि उसको अंदर जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? स्वाति आपका फर्स्ट डे क्लास है? अच्छा, हाँ जी पवन। क्वेश्चन ये था कि आपने यूजर से एक नंबर लेना था, यूजर से नंबर लेने के लिए ये स्टेटमेंट चाहिए और आपको चेक करवाना था कि ये नंबर जो है, ये नंबर ए इज ए इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इवन और ऑड के लिए हम लॉजिक अपने आप बनाएंगे। ठीक है, अपने आप कैसे बनाएंगे? हमें मालूम, हाँ इवन नंबर है या नहीं है। अगर इवन नंबर है तो प्रिंट कर दे कि दिस नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, अभी इसने मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो नंबर 79 इज नॉट इवन नंबर ना, रिमाइंडर बच रहा होगा कुछ ना कुछ। 79 को जब 2 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर बच रहा होगा, तो रिमाइंडर वाज नॉट 0। अगर 0 नहीं है तो उसको अंदर एंट्री नहीं मिला यहाँ पे। ठीक है, अगर 0 होता तो उसको अंदर एंट्री मिल जाता और वो इवन नंबर प्रिंट कर देता। बात समझ में आ गई? ठीक, ठीक है। तो अभी अगर उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, बट आई वांट मैसेज ना, कुछ मैसेज तो दो। अभी सामने वाले को कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे तो चलो पता है कि एल्स नहीं दिया, मुझे उसने आंसर नहीं दिया। अभी ऐसा ही कोई लॉजिक तुम यूजर के सामने रख दो और यूजर बोले कि मैंने तो नंबर डाला था, उसने तो कुछ भी नहीं दिया, तो आप उसको थोड़े ना जाओगे समझाने के लिए कि भाई वो ऑड नंबर था इसीलिए उसने आंसर नहीं दिया। तो प्रोग्रामर अपनी तरफ से क्लैरिटी रखता है कि अगर ये नहीं चला तो उसको एक दूसरा काम दे दिया उसने क्या बोला कि आप बाहर आए यहाँ से, यू नीड टू कम आउट। ध्यान रखिएगा, शुरू में बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे अभी भी इफ के अंदर ही है। अगर इफ के अंदर कोई और काम कराना है तो अच्छी बात है कि कुछ और प्रिंट कराना है, कुछ और कैलकुलेशन कराना है तो ठीक है। लेकिन अगर आपने एल्स में आना है, आपका इफ का काम खत्म हो गया है, तो आप बैक स्पेस दबा करके पीछे आएंगे। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे एल्स। एल्स में कभी कोई कंडीशन नहीं दिया जाता। एल्स ऑटोमेटिकली होता है कि इफ नहीं चला तो एल्स चलेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ दिया प्रिंट, सॉरी इसको हम देंगे इसके अंदर, है ना, इंडेंटेशन इसके अंदर हम जो है एंटर प्रेस करके यहाँ आएंगे एंड हम लिख देंगे ऑड नंबर, सो दैट यूजर को भी क्लियर हो जाए कि कुछ प्रिंट नहीं हुआ था। लेट्स से मैं अगेन एक ऑड नंबर दे रही हूँ, तो पिछली बार क्योंकि कुछ नहीं प्रिंट हुआ था, इस बार उसको ऑड नंबर या जो भी अच्छा सा मैसेज आप उसको देना चाहते हैं वो प्रिंट हो जाएगा। इफ और एल्स का मतलब क्या हुआ, अगर इफ नहीं चला तो एल्स चलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, पहले स्टेटमेंट ये चलेगी क्योंकि स्टार्टिंग करते ही जैसे ये सेल चलाया ये चला, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आपकी इफ चलेगी। इन दोनों का प्रायोरिटी सेम है, ये चलने के बाद ये चलेगा। लेकिन अब यहाँ देखिएगा प्रायोरिटी वाइज इफ और एल्स का प्रायोरिटी सेम है। यहाँ पर अगर इफ स्टेटमेंट पूरा हुआ तो वो प्रिंट करने अंदर जाएगा और खत्म, एल्स पर फिर वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर उसको अंदर नहीं जाने को मिला, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो अगले स्टेटमेंट पे चला जाएगा, दैट इज एल्स। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, एल्स को हमेशा बाहर निकालेंगे। शुरू में बच्चे गलती कर देते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। एक नंबर एंटर करवाइए यूजर से और चेक करिए क्या वो नंबर 1 से लेकर के 10 के बीच में है। यूजर कोई भी नंबर एंटर कर सकता है
and check whether that number is in between 1 to 10. बेटा व्हाट्सएप करोगे ना तो मेरे पास बीच में व्हाट्सएप देखने का टाइम नहीं मिलता है। एक बार हैंड रेज कर दिया करो कि आपने मुझे कुछ चेक करने को दिया है, ठीक है। जैसे अभी एक बच्चे ने भेजा है, ओके। हाँ जी, कितने लोग कर चुके हैं ये? कोई भी नंबर एंटर करना है तो मुझे अगेन ये स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। इसके बाद मुझे चेक करवाना है इफ a is greater than or equal to 1 and a is less than equal to 10। अगर वो 1 से 10 के बीच में है तो आपने जो भी काम कराना है, लेट्स सपोज आपने यस प्रिंट कराना था, और अगर नहीं है तो मैंने यहाँ पर नो प्रिंट कराना था। क्लियर है? यहाँ पर मैंने एक ऑपरेटर यूज किया, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर एंड। तो मैंने कोई नंबर एंटर करा, लेट्स सपोज 5, तो वो मुझे यस बता रहा है। लेकिन अगर मैंने कोई नंबर ऐसा एंटर करा जो इस रेंज में नहीं आता तो वो मुझे नो बता रहा है। आप ध्यान देंगे यहाँ पर मैंने बोला 1 से 10, यानी कि 1 से बड़ा भी होना चाहिए नंबर और वो 10 से छोटा भी होना चाहिए। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आई बेटा हमारे पास, 1 से बड़ा भी होना चाहिए, 10 से छोटा भी होना चाहिए, तभी उस रेंज में आ पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हमने एंड ऑपरेटर का यहाँ पर यूज करने का एग्जाम्पल देखा, ठीक है। क्लियर? एंटर एंटर द डे, और अगर वो मंडे है तो प्रिंट हो जाए फर्स्ट क्लास, पहला क्लास है वीक का। अगर वो ट्यूसडे है तो प्रिंट हो जाए सेकेंड क्लास, ऐसे करके थर्सडे तक। अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के अलावा कोई डे एंटर किया गया तो प्रिंट हो जाए नो क्लास टुडे। अब यहाँ पर क्या आ गई? यस और नो से ऊपर बात हो गई, 4 कंडीशंस हो गई हमारे पास। जस्ट अ सेकेंड जी, पवन बोलिए। मैंने क्वेश्चन जो बोला था उसके लिए थोड़ा सा टाइम दिया था, अगर कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं सॉल्व करवा देती हूँ। कौन सा? अभी वाला क्वेश्चन जो लास्ट? ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला
कि कोई आपने डे एंटर करवाना है यूजर से। डे क्या हो सकता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इन चारों में से कोई भी डे एंटर करा अगर यूजर ने, तो मंडे में क्या प्रिंट हो जाए? फर्स्ट क्लास, इसमें सेकेंड क्लास, इसमें थर्ड क्लास ऑफ द डे वीक, फोर्थ क्लास ऑफ द वीक, इस तरीके से प्रिंट हो जाए। लेकिन हाँ, अगर डे एंटर करते टाइम इन चारों डेज में से कोई और डे एंटर कर दिया गया तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए? नो क्लास टुडे। अब यहां पर समझ गए? क्वेश्चन समझ गए सभी लोग? जो कर पा रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं एक बार जरा बात ध्यान से सुनेंगे। इफ एल्स पे तो क्या था बेटा? इफ एल्स में तो यस और नो की बात थी ना। जैसे अगर इस क्वेश्चन को लें तो अगर हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इफ में चले जाओ, अगर इफ सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो एल्स में चले जाओ। यानी कि अगर आज मंडे है तो क्लास है, मंडे नहीं है तो क्लास नहीं है। लेकिन हमेशा बात ऐसी नहीं हो सकती। हमेशा क्या हो सकता है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो सुन लेंगे, जो लोग पहले कर चुके हैं वो लोग एक बार अपने आप कर लेंगे सिंटेक्स। यहाँ देखिएगा, हम इफ एल्स देख चुके हैं, वो 2 कंडीशन के लिए था, या यहाँ पर 4 हैं या उससे ज्यादा हो सकती हैं। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? इफ डे इक्वल टू मंडे, अगर तो डे मंडे है तो प्रिंट क्या हो जाना चाहिए? फर्स्ट डे। करेक्ट। लेकिन यहाँ पर और कंडीशन आ गया है एक, मतलब नो से नो नहीं है, मंडे के अलावा भी बात हो रही है। तो हम क्या देंगे यहाँ पे? एलिफ। जैसे अगर किसी ने पहले किसी उसमें पढ़ा हो, किसी क्लास में प्रोग्रामिंग करा हो, तो एल्सिफ बोलते हैं। पाइथन में एलिफ बोलते हैं। एलिफ का मतलब है इफ नहीं चला तो ये चेक कर लो, ये भी नहीं चला तो अगला एलिफ चेक कर लो। इसमें भी कंडीशन दिया जाता है। जैसे अगला आपने कंडीशन दिया, डे चेक करो, ट्यूसडे है, कोलन देते ना यहाँ पर। अगर ट्यूसडे है तो प्रिंट कर दो क्या? सेकेंड डे। बात समझ में आई? अभी मेरे पास और भी कंडीशन बाकी हैं, तो हम एल्स में तो नहीं जा सकते, वी हैव मोर कंडीशंस। तो हम लोग एलिफ कितनी भी बार यूज कर सकते हैं अपने लॉजिक में। तो प्रिंट थर्ड डे कर दो। एलिफ डे इक्वल टू थर्सडे है तो आप ये प्रिंट कर दो। तो एलिफ इफ के बाद चलता है और इसमें भी कंडीशन रहता है, जबकि आप ध्यान देंगे कि एल्स में कोई कंडीशन नहीं रहता। एल्स क्या बोलता है कि अगर ऊपर वाला कुछ नहीं चला तो ये चल जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर ऊपर वाली कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स चल जाएगा। अभी यहाँ पर देखिएगा कि अगर ये नहीं चला तो वो इसको चेक करेगा, इस कंडीशन को। ये भी नहीं चला तो वो इस कंडीशन को चेक करेगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये चारों नहीं चलते, अगर ना ही तो यूजर ने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इनमें से कोई डे नहीं डाला तो क्या चल सकता है? एल्स। तो लास्ट में प्रिंट हो जाएगा नो क्लास टुडे। बात समझ में आ गई? और ये एलिफ लिखने की कोई फिक्स वो नहीं है, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडीशंस चेक करवा सकते हो इफ एल्स के अंदर। बात समझ में आ गई? इसको एक बार चला के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर यूजर से एक नंबर डे एंटर कराना है, तो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं यहाँ पर, एंटर एनी डे। और डे क्योंकि मेरे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में आने वाला है तो इंट का कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। इंट का ज़रूरत कब पड़ रहा था? जब हम नंबर्स पे काम कर रहे थे। अभी नंबर्स पे नहीं कर रहे हैं तो इंट विल बी रिमूव्ड। बेसिकली इंट नहीं चाहिए ना मुझे, टाइप कास्टिंग नहीं करना है यहाँ पर। तो मैं इनपुट को एज इट इज ले लूंगी जो कि मुझे स्ट्रिंग में ही आंसर देता है। बात समझ में आ गई? अब मुझे यहाँ पर चेक करना है
इफ ए इज इक्वल टू मंडे, ए के अंदर जो भी डे आएगा, यूजर जो भी डालेगा, अगर वो मंडे है तो प्रिंट कर दीजिए फर्स्ट डे। अब जरूरी नहीं है ना कि वो मंडे ही डाले, वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और भी ऑप्शंस हैं। तो जब हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं कंडीशन चेक करने के लिए, तो हम एलिफ लिखते हैं, और एलिफ में हमेशा कंडीशन दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर दिया ट्यूसडे, चेक कर लो। अगर ट्यूसडे आया तो क्या करना, तो प्रिंट कर देना सेकेंड क्लास या सेकेंड डे। एलिफ फिर से कंडीशन आ सकता है, ए इक्वल टू क्या आ सकता है, वेडनेसडे, एंड सो ऑन। तो ये कंडीशंस तो आपको होगी कि कितनी भी हो सकती हैं, तो यस, कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। इवन जायंट इफ एल्स भी बनाए जाते हैं। जायंट इफ एल्स का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी कंडीशंस हैं आपके पास। बात समझ में आ रही है कि अगर यूजर ने ये नहीं खरीदा तो उसको ये ऑफर कर दो, ये नहीं खरीदा तो उसको ये ऑफर कर दो, ऐसा होता है ना। तो जब आप बिग लॉजिक्स बनाते हैं तो वहां पर क्या आते हैं, जायंट इफ एल्स के प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं। क्लियर। हमने दिया यहाँ पर थर्ड डे और थर्ड क्लास, या जो भी आप कराना चाह रहे हैं प्रिंट, और एलिफ के अंदर और भी कंडीशन आ सकती है, ए इक्वल टू क्या आएगा, थर्सडे, प्रिंट फोर्थ। अगर इन सब में से यूजर ने कोई भी प्रिंट नहीं एंटर नहीं कराया डे, इन चारों में से कंडीशन सेटिस्फाई एक भी नहीं हुई, तो क्या चलेगा, लास्ट में एल्स। तो लास्ट में चलता है एल्स। आप एल्स में कोई कंडीशन नहीं देते हैं। क्लियर हो गई बात बेटा, एम आई क्लियर। इसको रन करा करके देखते हैं। वो मुझसे डे पूछ रहा है, एंटर द डे, ठीक है। मैंने यहां पर दिया मंडे, तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट डे, है ना, फर्स्ट डे प्रिंट होना चाहिए था। मैंने उसको दिया था मंडे, तो व्हाई इट इज नॉट प्रिंटिंग हियर, व्हाई इट इज प्रिंटिंग नो क्लास टुडे। एम मैंने यहाँ पर कैपिटल दिया है, और मैं कॉल कराते टाइम यहाँ पर जो मैंने एम दिया था दैट वाज स्मॉल एम। तो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव होने का मतलब है कि अगर आप जो वैल्यू दे रहे हो उसी से आप उसको कंपेयर कराएं। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और भी तो हो सकता है कि यूजर जरूरी थोड़ी तुमसे पूछ करके लिखेगा कि मैं कैपिटल लिखूं कि स्मॉल लिखूं, उसने तो मंडे लिखना है। अब वो मंडे में हर हाल में चाह रहा है कि मुझे आंसर आए। अगर सपोज करो किसी स्टूडेंट ने पूरा मंडे लिख दिया, MONDAY, वो तो चेक कर रहा है आज मेरी क्लास है या नहीं है, उसको शो हो जाएगा नो क्लास टुडे। तो व्हाट टू डू, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम और ऑप्शंस दे सकते हैं उसको। कैसे, और आप ऐसा लिख दो, और आप ऐसा लिख दो, या और भी वैरायटीज हो सकती है मंडे लिखने की। बात समझ में आ गई। और का मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई भी एक चलेगा तो वो फर्स्ट क्लास को, फर्स्ट डे को प्रिंट करवा देगा। और का मतलब मैंने बताया था कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो अब मैंने फिर से मंडे लिखा यहाँ पर, तो नाउ इट इज शोइंग फर्स्ट डे। एम आई क्लियर। और ऑपरेटर, ठीक है, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। हम
लॉजिकल ऑपरेटर देख चुके हैं यहाँ पे एंड और नॉट का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर नॉट। रिलेशनल ऑपरेटर देख चुके हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू हम चेक कर सकते हैं। इंडेंटेशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। आई नो उसमें प्रॉब्लम करता है, नंबर्स पे और ठीक काम करता है, स्ट्रिंग पे और प्रॉब्लम करता है, मुझे मालूम है। तो वो और उसमें चला जा रहा है ना, और की कंडीशन में चला जा रहा है, तो वो पहली बार में ही और को ले ले रहा है। जब आप नंबर्स पे काम करोगे तो वो बिल्कुल क्लियर काम करेगा, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग में वो प्रॉब्लम करेगा, ये मुझे मालूम है। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग पे हम ज्यादातर काम ही नहीं करते ना, हम तो नंबर्स पे ही काम कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें लेट्स से हम लोग यहाँ पर फ्राइडे भी लिखते हैं तो भी वो मुझे क्या प्रिंट कर देगा? फर्स्ट क्लास। क्यों? क्योंकि और का क्या है, ये नहीं चला तो ये नहीं चला तो ये नहीं चला तो ये नहीं, कोई ना कोई तो होगा, तो वो और आगे चला जा रहा है और प्रॉब्लम करता है, इसलिए और का ज्यादा यूज नहीं किया जाता। मैंने बोला वो लीनियंट है, वो स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर आपको स्ट्रिक्ट काम करना है, यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज विद योर आंसर्स, तो आप क्या करते हैं? एंड का यूज करिए आप ज्यादातर। क्लियर है? बट होता है तो मैंने बता दिया, इट इज प्रेजेंट, यूज होता है इस चीज का, बट बहुत प्रिसाइज नहीं होता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। इफ एल्स में थोड़ा क्लियरिटी आई, ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे बता दें इफ एल्स के सिंटेक्स में या मैंने जो क्वेश्चंस किए उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, क्योंकि इस क्लास के बाद जब मैं असाइनमेंट सेंड करूंगी तो आपको असाइनमेंट्स काम करना है उन पर। ठीक है, जो नहीं होगा बात वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। जी पवन? नहीं, डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपेयर, मतलब आप एक सेकेंड में फाइल पर चली जाती हूँ। जी, रिलेशनल ऑपरेटर में आप यहाँ चेक करा रहे हो क्या ए का वैल्यू थर्सडे है, क्या ए का वैल्यू वेडनेसडे है। तो जब भी आप डबल इक्वल टू लगाते हो पाइथन में, उसका मतलब होता है आप कंपेयर करा रहे हो दोनों को। LHS इक्वल टू RHS है, अगर है तो वो अंदर जाएगा इफ का कंडीशन को जो भी तुमने बोला करने के लिए, नहीं तो नहीं जाएगा। और सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कि आप ये वाली वैल्यू RHS को LHS में असाइन कर रहे हो। हाँ, डिवाइड होगा 2 से, डिवाइड है, लेकिन इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर मैंने बताया, जब भी आप डिवाइड यूज कर रहे हैं तो उसका आंसर हमेशा आपको रिमाइंडर में आता है। जब आप डबल डिवीजन यूज कर रहे हैं तो वो डिवाइड करेगा, क्वेश्चंट देगा आपको। क्वेश्चंट समझ रहे हैं? जैसे आप 10 को डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चंट हम यहाँ लिखते हैं, राइट? दिस इज द रिमाइंडर, ये लास्ट वाला रिमाइंडर होता है। तो मॉडुलस आपको हमेशा रिमाइंडर देता है। डबल डिवीजन आपको अगर क्वेश्चंट में डेसिमल या डेसिमल के बाद का कोई वैल्यू है उसको डिस्कार्ड करके सिर्फ इंटीजर वैल्यू देता है, डबल डिवीजन। जी, इवन ऑड कैसे प्रूव होता है कोई भी क्वेश्चन कि कोई भी नंबर वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर अगर नहीं बचा तो वो इवन प्रिंट कर देगा, अगर रिमाइंडर कुछ भी बचा तो वो ऑड प्रिंट कर देगा। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। चलिए, इफ एल्स का मैं असाइनमेंट भेजूंगी आपके ग्रुप में। आप आई होप सभी लोग ग्रुप में एडेड हैं, जो लोग कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है। जिन लोग के लिए आज पहली बार असाइनमेंट आएगा वो सारे क्वेश्चन 16-17 क्वेश्चन हैं उसके अंदर, वो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। जितने ऑपरेटर्स मैंने बताए हैं
उसके थ्रू वो हो जाएंगे, बट हाँ आपको कुछ लॉजिक्स बीच में लगाने पड़ सकते हैं, जैसे डिवीजन के लिए पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है डिवीजन करके, या इवन के लिए तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो ये आपको लॉजिक्स उसमें लगाने पड़ेंगे। तो जो प्रॉब्लम होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। आई होप इतना क्लियर है। इफ एल्स का ज्यादा यूज हम लोग करेंगे अभी, लेकिन हम लोग एक टॉपिक पढ़ने के बाद, दैट इज लूप। ठीक है, लूप का क्या मतलब है? कंटिन्यूअसली एक ही काम आप करते जा रहे हो, बोलते ना लूप में फंस गए हम, लूप से बाहर निकलने का कंडीशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो लूप कहीं ना कहीं से किसी काम को स्टार्ट करा देता है, इनिशियलाइज करा देता है, और जब उसको एंड का कंडीशन मिलता है वो उसको बाहर निकाल देता है उस लूप से। ये काम अब नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लूप्स। फर्स्ट टाइप ऑफ लूप इज फॉर लूप, सेकेंड टाइप ऑफ लूप इज व्हाइल लूप। तो हम लोग पहले फॉर लूप के बारे में बात करेंगे। फॉर लूप इज अ वन लाइनर लूप, एक लाइन में हम लोग लिख देते हैं पूरा लॉजिक। लॉजिक क्या हो सकता है? मैंने लेट्स सपोज प्रिंट करवाना है हेलो, मुझे प्रिंट करवाना है हेलो, तो आप क्या कहोगे कि प्रिंट हेलो लिख दीजिए, करेक्ट? मुझे 5 बार हेलो प्रिंट कराना है, तो आप क्या कहेंगे? आप यहां पर प्रिंट लिख दीजिए 5 बार, करेक्ट? मुझे 50 टाइम्स कराना है, तो आप कहोगे कि ऐसा कोई करता नहीं मैम, लेकिन आपने करना है तो आप 50 टाइम्स लिखिए बैठ करके, है ना? कोई 50 टाइम्स हेलो नहीं प्रिंट कराना चाहेगा, लेकिन चलो ठीक है, हेलो नहीं प्रिंट कराना चाहेगा, 1 to 50 काउंटिंग तो प्रिंट करा सकते हैं। एक ही काम को मुझे बार बार करना है, प्रिंट ही कराना है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 या प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो करने की बजाय हम क्या करते हैं? हम लूप का यूज कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? उसको बताइए कब से कब तक प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैंने उसको बताया फॉर इज अ कीवर्ड, फॉर इज अ कीवर्ड जो एक वैल्यू इनिशियलाइज कराता है। लेट्स से मैंने आई लिखा, आप ए लिख दो, एक्स लिख दो, कोई भी आप एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा दो। आपने बोला आई इन, लेट्स से मैंने एक लिस्ट दे दिया यहां पर, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बताया 1, एंड मैंने बताया 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, इन का क्या मतलब है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय इन? पाइथन के अंदर इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर जो एक मेंबरशिप क्रिएट कर रहा है किसके बीच में? आई और इस लिस्ट के बीच में। ठीक है, एंड फॉर क्या कर रहा है? फॉर विल फोर्स आई टू गो इनसाइड दिस लिस्ट। दोबारा सुन लेना, आई इन दोनों के बीच में एक मेंबरशिप ऑपरेटर क्रिएट कर रहा है कि आई ने इनसाइड यानी अंदर जाना है इस लिस्ट के, और वो भेज कौन रहा है? उसको फोर्स कौन कर रहा है? बार बार फॉर नाम का एक कीवर्ड इसको फोर्स कर रहा है आई को, इसके अंदर जाओ। और ये फॉर जो है बहुत ही प्रिसाइज वे में इसको ये बोलता है कि आपने पहले नंबर पे जाना है, फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो नेक्स्ट नंबर पे जाना, फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो अगले नंबर पे जाना, फिर अगले नंबर पे जाना, और जब लिस्ट खत्म हो जाएगी तो फॉर लूप खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? अब ये जाकर के करेगा क्या? अंदर आई को बोला गया इस लिस्ट में जाने के लिए, तो पहला वैल्यू उसको मिला 1, मेरी लिस्ट के हिसाब से पहला वैल्यू उसको मिला 1। अब 1 को लेकर के साइड में लिख लेते हैं आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1, ये लेकर के करेगा क्या? वो फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। ये देख रहे हैं कोलन्स, ये इसको कहेंगे इसके अंदर आने के लिए। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर बॉडी ऑफ द लूप दे रखा है हेलो,
ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर, फॉर आई को बोलेगा इस लिस्ट में जाने के लिए, आई का वैल्यू हो गया 1, 1 लेकर के वो अंदर आ गया, यानी पहली बार फॉर लूप के अंदर आ गया। अगर फॉर लूप के अंदर आया है तो जो भी काम आप उसको बोलेंगे वो परफॉर्म करेगा। आपने बोला है प्रिंट हेलो करने के लिए, तो आंसर में आपको प्रिंट होगा हेलो। और कुछ काम बोलेंगे तो वो भी परफॉर्म करेगा, नहीं अगर कोई काम बचा है तो यहां से एक्सेस कहां चला जाएगा, वापस फॉर लूप के पास। फॉर लूप विल अगेन फोर्स आई to go on the next number, not on the same number. For loop सेकेंड टाइम में उसको बोलेगा कि अगले नंबर पर जाओ। अभी i का वैल्यू क्या हो गया 2, वो i को लेकर के 2 को लेकर के वापस अंदर आया एंड फिर उसको बोला गया था फिर हेलो प्रिंट करने के लिए, तो सेम काम उसने दोबारा किया, सेम काम वो तीसरी बार करेगा, सेम काम वो चौथी बार करेगा। 4 बार क्यों करेगा वो ये काम, क्योंकि लिस्ट में ही 4 बार बोला गया है। तो फॉर लूप क्या बोलता है, एक सीक्वेंस में जाना है तुमने, एक वेरिएबल को बोलता है एक सीक्वेंस के अंदर जाना है और उस सीक्वेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड तक तुम्हें चलना है और वो एक एक नंबर लेकर के अंदर आकर के वो काम कराना है जो भी बोला जाएगा। बात समझ में आ गई? दिस इज लूप। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें खुद डिफाइन करना पड़ता है। क्लियर है बात? अब यहाँ देखो मैंने ये 4 बार काम कराना था तो बेटा लिस्ट लिख दिया 4, 1 2 3 4। अभी मुझे 40 बार कराना होता तो अभी मैं इसको लिखती 1 2 3 4, तो काम तो मेरा यहीं बहुत ज्यादा हो गया ना। मैं यहाँ बैठ करके ऐसा लिख नहीं सकती हूँ। एक सीक्वेंस जनरेट करने के लिए पाइथन के पास एक फंक्शन रहता है दैट इज नोन एज रेंज। रेंज नाम का एक फंक्शन है जो एक सीक्वेंस जनरेट कर सकता है मेरे लिए। मैं जहां से स्टार्ट करने को बोलूंगी वहां से जहां एंड करूंगी वहां तक, बट उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज मुझे मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर दिया रेंज 10। 10 का क्या मतलब है, हमेशा रेंज स्टार्ट करेगा 0 से। अगर आपने उसको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया तो वो 0 से स्टार्ट करेगा और वो ये मान लेगा कि ये आपने एंड बताया है उसको, तो वो 0 1 2 से लेकर के कहाँ जाएगा 9 तक, बिकॉज अपर लिमिट इज अगेन डिस्कार्डेड इन पाइथन। तो एक सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक। क्लियर है? एक और तरीका है रेंज लिखने का, आपने दिया 1 से लेकर के 10 तक। अभी आपने क्या दिया, 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए इसको, दीज आर 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट पहला क्या मान लेगा कि आपने मुझे इस बार बताया है कहां से स्टार्ट करना है, तो अभी इसका कहां से स्टार्ट होगा वैल्यू 1 2 3 एंड अगेन 9 तक, क्योंकि अपर लिमिट वो डिस्कार्ड ही करेगा। बात समझ में आ गई? एक तरीका और होता है रेंज लिखने का, चलो 10 तक ही चाहिए तो हम क्या दे सकते हैं, इसको 11 दे सकते हैं, कॉमा मैंने दे दिया 2। दिस लास्ट वाला इज नोन एज स्टेप साइज, यानी कि अब आपने बोला 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट कराना, लेकिन स्टेप साइज लेना 2 का। तो क्या प्रिंट करेगा ये आपको 1 3 5 7 9, आगे जाने के लिए 11, तो उसकी अपर लिमिट तो डिस्कार्डेड है, 10 वो प्रिंट कर नहीं सकता क्योंकि तुमने स्टेप साइज उसको 2 बोल रखा है, तो वो ये सीक्वेंस में चलेगा। बात समझ में आ गई? रेंज लिखने के 3 तरीके हैं। अब रेंज कहाँ यूज हो सकता है, मैंने बोला 50 टाइम्स ये काम करा दो, तुम्हारे पास सिर्फ एक नंबर है 50 और बचपन से ही पता है हमें 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 50 तक जाना है। तो जब एक नंबर है आपके पास और उस एक नंबर से सीक्वेंस बनाना है आपने, स्टार्टिंग चाहे 1 से दे दो चाहे 2 से दे दो, कहीं से भी दे दो, तुमने वो एक सीक्वेंस जनरेट करना है, उस नंबर तक पहुंचना है, तो आप रेंज का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन हाँ, अगर बोला गया कि एक लिस्ट में जाओ और उस लिस्ट के ऊपर ये काम करना है, तो अब रेंज यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिस्ट अपने आप में एक सीक्वेंस है। बेसिक क्लियर हो गया? एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लें। बेसिक क्लियर हो गया फॉर लूप का ना? एक क्वेश्चन परफॉर्म करके देख लेते हैं।
फर्स्ट इज फॉर लूप, और यहां पर मैंने दिया लेट्स से फॉर कीवर्ड दिया मैंने, मुझे 1 to 10 प्रिंट कराना है, मुझे 1 to 10 प्रिंट कराना है, तो स्टार्टिंग होता है 1 से 10 तक मुझे जाना है, कोई लिस्ट मेरे पास नहीं है, मेरे पास 10 तक नंबर है, तो उसके लिए हम क्या ले सकते हैं, आई इन रेंज 1 से लेकर के कहाँ जाएंगे 11 तक, क्योंकि 10 तो वो 11 को वो डिस्कार्ड कर देगा, और यहां मुझे कराना क्या है, प्रिंट आई के अंदर ही तो वैल्यू होगा। अगर मुझे 10 बार हेलो प्रिंट कराना होता तो मैं यहाँ पर हेलो लिखती, मुझे वो नंबर ही प्रिंट कराना है तो मैंने आई लिखा। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों चीजों में? ठीक है, प्लीज इसको चला करके देखेंगे। मुझे प्रिंट हुआ 1 से लेकर के 10 तक, लेकिन हाँ अगर आपने बोला कि नहीं मुझे तो ये कराना ही नहीं था, मुझे तो यहाँ पे पाइथन प्रिंट कराना था, तो वही 10 बार लूप चलेगा, क्योंकि आपने उसको बोला है 1 से लेकर के 10 तक बार बार वैल्यू लेने के लिए। आई का वैल्यू उसने लिया, अंदर आया, आई का कोई काम नहीं दिखाई दिया, उसको बोला गया कि प्रिंट कर दो पाइथन, तो उसने वो काम किया, लेकिन 10 बार ही किया। एम आई क्लियर विद दिस? जो नए बच्चे हैं, बात समझ में आ रही है? सिंटेक्स एक बार चला करके देख लीजिए। जीरो से स्टार्ट करता। ठीक है बेटा, अभी मुझे दोनों प्रिंट कराने होते तो मुझे आई का भी वैल्यू कराना है, यानी कि जैसे मुझे कराना है 1 डॉट पाइथन, 2 डॉट पाइथन, 3 डॉट पाइथन, तो क्या करते, वन टू थ्री किस में आ रहा है, आई में आ रहा है, आई लेके तो आ ही रहा है ना उसको, ऑल्दो हम यहाँ काम नहीं करा रहे, अगर हम कराना चाह रहे थे तो हम क्या करते उसको, आई, मुझे डॉट भी बोला मैंने ना, तो हम आई डॉट, और तीसरा आर्ग्यूमेंट है हमारे पास पाइथन, तो आई का वैल्यू बार बार बदलता रहता, बीच में डॉट लगता रहता हर बार, क्योंकि डॉट इज अ सिंटेक्स वैल्यू, ओ सॉरी स्ट्रिंग ना, और यहाँ पर पाइथन, तो पाइथन के लिए हमने यहाँ पर एक और स्ट्रिंग दे दिया। ये बात समझ में आई? आई का वैल्यू बेटा लेकर के वो अंदर तो आ ही रहा है, तो हमने आई का हर बार जो वैल्यू है वो भी प्रिंट करा दिया। क्या हुआ आकांक्षा, नहीं समझ में आया? हैंग कर रहा है क्या? दिखा दो मुझे, दिखा दो। जो लोग इतना कर चुके हैं वो क्या प्रिंट कराएंगे अब, 1 पाइथन, 2 पाइथन, 3 पाइथन, 4 पाइथन, यानी पहले एक लाइन में 1 हो फिर पाइथन हो। रुक जाओ, तुम्हारा कर्नल जो है वो रिस्टार्ट करने वाला है। इंटरनेट चल रहा है प्रॉपर? हाँ जी, 1 पाइथन, 2 पाइथन, 3 पाइथन, इस तरीके से एक पहले नंबर आए फिर पाइथन लिखा है, फिर नंबर आए फिर पाइथन लिखा है। क्या कर सकते हैं इसके लिए? प्रिंट आई
प्रिंट पाइथन। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग देख लेंगे। मैंने बोला 1 पाइथन 2 पाइथन, तो पहला वो ये काम करेगा आई का वैल्यू, फिर उसको पाइथन भी प्रिंट करना है, फिर आप कुछ और काम बोलते वो भी परफॉर्म करता। वो कब तक करता है? जब तक आप उसको फॉर लूप के अंदर है, आई का वैल्यू 1 लेकर के वो अंदर आया हुआ है, वो सारे काम परफॉर्म करेगा। जब तक फॉर लूप के काम खत्म नहीं हो जाते तब तक वो अगले नंबर पर शिफ्ट नहीं करता है। बात समझ में आ गई? एक छोटा सा काम करेंगे, 1 to 10 प्रिंट कराने के बाद एक पाइथन प्रिंट कराएंगे खाली, सिर्फ एक बार पाइथन प्रिंट होना चाहिए, वो भी एंड में। क्या कर सकते हैं? लूप से बाहर निकाल दीजिए इसको। क्यों? क्योंकि पहले तो वो आई के सारे वैल्यूज प्रिंट करा ले ना, 1 to 10 पहले प्रिंट करा ले, उसके बाद जब लूप से बाहर आएगा तो सिर्फ एक बार उसने पाइथन प्रिंट कराना है। लूप का काम खत्म करने के बाद उसने पाइथन प्रिंट कराना है। तो अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो आप ध्यान देंगे एक बस लास्ट में पाइथन प्रिंट हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको इंडेंटेशन जो दे रखा था फॉर लूप के अंदर था, उसको फॉर लूप से बाहर ले आया। समझ में आ गई? तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडेंटेशन, कि आप वो काम बार बार कराना चाह रहे हो, एंड में कराना चाह रहे हो, एक बार कराना चाह रहे हो। क्लियर है बेटा? जी इमरान बोलिए। हाँ हटा दिया। अच्छा यहाँ पाइथन लिख देंगे ना तो फिर ऐसा आएगा लिखा हुआ, ऐसा। हाँ डिफरेंट है ना, यहाँ पर आपने एक ही स्टेटमेंट में 1 2 3 के साथ लिखवाया, मतलब ये एक स्टेटमेंट लिखवाया आपने। लेकिन अगर लेकिन अगर आप इस चीज को अलग एक स्टेटमेंट देते हो तो वो नेक्स्ट लाइन आ जाती है, नेक्स्ट लाइन आ जाती है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ लिखूं, ऐसा लिखा हुआ था अभी, अलग बात है, मतलब तुम्हारा काम ये है कि तुमने ये दोनों काम फॉर लूप में 10 बार करवाने हैं। जैसे पहले नंबर लिखो फिर पाइथन लिखो, नंबर लिखो पाइथन लिखो। एक तो ये काम है कि तुम्हें ये दो काम एक साथ करवाने हैं, लेकिन हर बार चलाना है यही काम को। लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो कि ये काम पहले अंदर वाला काम हो जाए पूरा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है आएंगे और ये काम जो सेकंड काम है वो लास्ट में एक बार करवाएंगे, तो वो मोटिव अलग हो गया ना हमारा, कि हम एक बार प्रिंट कराएंगे उस चीज को। अब इस चीज का एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखो अगला क्वेश्चन इसी चीज का एग्जाम्पल काम करते हैं। लेट्स सपोज एक लिस्ट है हमारे पास, एक लिस्ट है जो इमरान पूछना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि हम अगर ये पाइथन को यहाँ साथ में लिख देते हैं आई कॉमा पाइथन, तो 1 पाइथन 2 पाइथन 3 पाइथन ऐसा प्रिंट होगा। और अगर हम इसको लास्ट में लिख दे रहे हैं एक पाइथन और बाहर निकाल दे रहे हैं, तो ये दोनों अलग बातें हैं। हाँ अलग बातें तो हैं, क्योंकि वो मुझे पाइथन 10 बार नहीं प्रिंट कराना, मुझे एक ही बार प्रिंट कराना है, तो मोटिव अलग अलग हो गया। इस चीज को और अच्छा क्लियर करने के लिए एक काम करते हैं, एक लिस्ट लेते हैं, ठीक है। एक लिस्ट लिया मैंने, रैंडम सा कोई भी नंबर्स के साथ एक लिस्ट लिया, और मुझे क्या काम कराना है, मुझे इन सब का एडिशन प्रिंट कराना है। इन सब में 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके सबका एडिशन एक सम आएगा,
वो प्रिंट कराना है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि सम नाम का एक मैं वेरिएबल ले लेती हूँ, s इज इक्वल्स टू, अभी सम क्या है, 0 है, शुरुआत में मेरे पास सम में कोई वैल्यू नहीं है, s इज 0। अभी मैंने फॉर लूप लगाया और i को बोला कहाँ जाने के लिए, सीक्वेंस कहाँ है मेरे पास, इस बार a में है, तो इस बार तो मुझे रेंज लेने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे जाना ही लिस्ट में है, लिस्ट अपने आप में एक सीक्वेंस है। तो मैं इसमें गई और मैंने बोला कि जो सम का वैल्यू है ना उसमें s प्लस आई कर दो और प्रिंट करा दो जो भी सम का तुम्हारा वैल्यू आ रहा था। अब जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन लोग को थोड़ा सा लगा होगा जल्दी हो गया। यहाँ देखिएगा, एक लिस्ट है जिसमें मैंने हर एक नंबर का एडिशन कराना है, तो इस लिस्ट में जाना तो पड़ेगा बेटा। इस लिस्ट का पहला नंबर उठाओगे, पहला नंबर उठा करके तुमने लेट सपोज आई में डाला, तो आई में अभी सबसे पहला क्या आया, 1 है ना। अब तुमने बोला 1 को ऐड कराना है नेक्स्ट नंबर से, तो नेक्स्ट नंबर आया कहाँ है अभी, नेक्स्ट नंबर तो तभी आएगा ना जब ये लूप खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये वापस इधर जाएगा, आई को बोलेगा दोबारा जाओ अगले नंबर पे, ये काम तो खत्म हुआ नहीं अभी। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक बोला कि एक वेरिएबल ले लो, इसको हम क्या करेंगे, सम प्लस आई करा देंगे। सम प्लस आई यानी पहली बार में क्या होगा, वो 0 से ऐड हो जाएगा 1। पहली बार में तो कुछ एडिशन कराने के लिए था नहीं ना दूसरा नंबर, तो वो पहली बार में उसने 0 से ऐड करा दिया उसको और सम में अपडेट कर दिया। तो s का वैल्यू इस केस के लिए क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। अब उसने क्या बोला कि s को प्रिंट भी कर दो, तो यहाँ पर वो तुम्हारे लिए क्या प्रिंट कर देगा, 1, करेक्ट। एक बार लूप चला, अब काम खत्म हो गया, ये वापस बोलेगा, फॉर लूप को पूछेगा कि आई को देखो जा करके ए खत्म हो गया क्या, नहीं, ए तो अभी बाकी है, ए का नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 2, तो ये आई का वैल्यू उठाएगा 2 और वापस आएगा इसी इक्वेशन के पास। इस इक्वेशन के लिए s का वैल्यू पिछला वाला क्या था, 1, अपडेटेड जो हो गई ना, अपडेट हो गई वैल्यू, s का वैल्यू हो गया 1, i का वैल्यू अभी क्या आया है 2, इसको असाइन कर दो किस में, s में, तो अभी s का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो अगला तुमने बोला s का वैल्यू प्रिंट भी करो, तो अगले स्टेप पे वो क्या प्रिंट करेगा तुम्हें, 3। समझ पा रहे हो बात को। फिर दोबारा वापस जाएगा, अगला नंबर उठाएगा, i का वैल्यू लेकर के आएगा 3, फिर उसको यही इक्वेशन मिलेगी, पिछली बार सम था 3 प्लस इस बार क्या हो जाएगा, i का वैल्यू 3, इस बार सम का वैल्यू फिर से प्रिंट होगा तुम्हारे लिए यहाँ पर 6, क्योंकि तुमने बोला उसको प्रिंट करने के लिए। फिर ऊपर जाएगा एंड सो ऑन, ये बात चलती रहेगी जब तक मेरा a खत्म नहीं हो जाता। बात समझ में आ गई। अब यहाँ इमरान देखिएगा, फर्क यहीं पे पता चल जाएगा आपको, ये काम क्या कर रहा है वो समझ में आ रहा है ना मुझे। तो ये इसने क्या प्रिंट कराया मुझे, एक बार 1, एक बार 3, एक बार 6 एंड सो ऑन, लास्ट में 36। अभी इसने हर एक स्टेप पर दिखाया सम, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। तुम्हारा मोटिव ये था कि मुझे हर एक स्टेप पर नहीं देखना, मुझे क्या करना है, मुझे यार एक ही बार दिखा देते, तुम लास्ट में दिखा देते, टोटल सम ही तो निकालना था। तो अब आप इसको बाहर ले आओ। अभी वो क्या कर रहा है, s के वैल्यू अपडेट करता जाएगा पीछे, लेकिन प्रिंट नहीं करेगा तुम्हें। प्रिंट कब करेगा, जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा। अभी चलाएंगे तो अब मुझे उसने लास्ट में दिया कि सभी नंबर्स का सम 36 है। तो व्हाट इज योर मोटिव, आपका मोटिव क्या है, आप हर स्टेप पे आंसर देखना चाह रहे थे, तो अंदर रखिए फॉर लूप को कि एक सॉल्व किया उसने आंसर दिखाया, सॉल्व किया आंसर दिखाया। आप कह रहे थे नहीं यार ठीक है देख लिया मैंने, अब एक ही आंसर दिखा दो टोटल, तो आपका मोटिव क्या है, उस हिसाब से आप इंडेंटेशन अंदर रख सकते हो या बाहर रख सकते हो। बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर है। आगे बढ़े, ये वाला सम करके देख लिया, एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स इन द लिस्ट। अभी ये क्वेश्चन परफॉर्म कर दीजिए। एक लिस्ट है आपके पास और उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो आपने निकालना है। लॉजिक 2 मिनट के लिए सोचिएगा, और जो लोग कर चुके हैं वो पुराने लॉजिक को जाकर के मत देखिएगा, खुद करिए, अपने आप बनाइए।
टेक अ लिस्ट फ्रॉम लाइक यूजर, तो अभी नहीं बताया मैंने, एक लिस्ट लीजिए और उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट प्रिंट करा दीजिए, दैट दिस इज द बिगेस्ट एलिमेंट। एक हिंट दे देती हूँ, जो लोग लॉजिक नहीं सोच पा रहे हैं, ये कोई रैंडम सा लिस्ट लिया मैंने, ठीक है, मुझे इसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट निकालना है, तो बहुत सारे बच्चों के पास आंसर होना चाहिए था इस टाइम पर, दैट वी हैव अ प्री डिफाइंड फंक्शन, लेट्स सपोज ये ए में है, मैक्स ऑफ ए निकाल देते हैं। अगर मैक्स एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमें मैक्सिमम एलिमेंट दे देता है, ए यानी लिस्ट का मैक्सिमम एलिमेंट, तो अभी आंसर मुझे दे देता है यहाँ पे 84। फिर मैं आपसे बोलती कि नहीं मुझे प्री डिफाइंड फंक्शन यूज नहीं करना, मुझे लॉजिक बताओ कि मैक्स भी क्या कर रहा होगा पीछे से बैक एंड पे, तो आपके दिमाग में एक और प्री डिफाइंड फंक्शन आना चाहिए था कि अगर हम अपने ए डॉट सॉर्ट लगा देते हैं, ए डॉट सॉर्ट बताया था, सॉर्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में सबको लगा देता है, तो इसको ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता, 2 3 3 7 10 10 44 और 84 करके ये अरेंज कर देता, और उसमें से हम क्या करते, लास्ट वाला एलिमेंट निकाल देते। कैसे निकालते लास्ट वाला एलिमेंट, ये बताइएगा। इंडेक्सिंग करके या तो निकालिए उसको, बैठ करके नंबरिंग करिए 1 2 3 4 0 1 2 3 4 से उस लास्ट वाले को निकाल लीजिए, या फिर हम रिवर्स वाली इंडेक्सिंग जानते हैं, माइनस वाली, -1 निकाल लीजिए, कर पाएंगे ये चीज ना, -1 निकाल लीजिए तो वो सबसे बड़ा एलिमेंट आपको दे देगा, वही होगा मैक्सिमम एलिमेंट। जितना मैंने बोला उतना अगर करें तो कैसे करेंगे, समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ, एक बार करके देखिए। लेट्स सपोज आई हैव अ लिस्ट, कोई भी रैंडम से मैंने लिस्ट दे दिया बेटा, ठीक है, क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, ए डॉट सॉर्ट और अपडेट कर सकते हैं ए में। अब ए क्या बन जाएगा मेरे पास, ए को प्रिंट करा लो, ए को प्रिंट कराओ ना, ए प्रिंट कहाँ चला गया, एक सेकेंड, क्या किया मैंने, ए में अपडेट कराने की जरूरत नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब सॉर्ट हो गया, ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं ना बेटा, तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया उसने। अभी हम जानते हैं कि ए -1 लास्ट एलिमेंट, काउंटिंग की भी जरूरत नहीं है, है ना,
तो लास्ट एलिमेंट को हमने पिक करा, उसने 380 दे दिया। एक लॉजिक तो ये हो सकता है मैक्सिमम एलिमेंट निकालने का। मिनिमम निकाल लो इसमें से। मिनिमम के लिए क्या दोगे? A0। क्लियर है? तो एक तो ये तरीका है। अभी अगर मैं इसको बोलूं फॉर लूप से करिए तो जी शुभम बोलिए। नितिल ने कर दिया। नितिल ओके। हाँ क्या बोल रहे थे शुभम? बोलो बेटा, आपको माइक ऑन है आपका। बिल्कुल होता है, होता है। यहाँ पर आप लगा सकते थे मैक्स ऑफ ए, तो भी उसने दिया। मिन ऑफ ए दोगे तो भी वो मिनिमम एलिमेंट देगा, मैंने बताया। ठीक है, सॉर्ट से भी कर सकते हो लॉजिक लगाने को बोला जाए तो। लेकिन अभी मैं आपको बोल रही हूँ यही काम फॉर लूप से करना हो तो। देखिए फॉर लूप में अभी हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होगा हमारा। हमें वही चाहिए ना, हमें वही तो करना है कि हम सोच पाए कि हो क्या रहा है, हमारे दिमाग में प्रोग्राम बनना शुरू हो जाए और फ्लो समझ में आना शुरू हो जाए। तो उसके लिए हम लोग इतना ही करवाया था मैंने, लास्ट कहीं छोड़ा था पिछले बैच में? फॉर लूप पर ही थे ना, फॉर लूप का ही प्रैक्टिस करना था ना। तो आज यहाँ तक जितने भी पुराने बच्चे भी हैं वो सब सेम पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो री स्टार्ट किया था, हम यहाँ पर अब सेम लेवल पे हैं सारे बच्चे। अब हम लोग जो 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे वो हम प्रैक्टिस करेंगे फॉर लूप पर या वाइल लूप पर लॉजिक बिल्ड करने की। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने हिसाब से लॉजिक लगा करके उसको कोड में कन्वर्ट करो। बात समझ में आ गई? तो चलो ठीक है, मुझे ये तो मिल गया। यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन चल रहा है, मैक्स भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो भी चल रहा है। बट अभी मुझे इस लिस्ट के ऊपर क्या लगाना है बेटा? फॉर लूप लगा करके ये चेक करना है कि विच वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर। फॉर लूप का सिंटेक्स हम जानते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं कि वो एक एक नंबर के पास जाएगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स हम जानते हैं यूज करना। लेस देन ग्रेटर देन चेक करवाया जा सकता है, और सबको चेक करवाने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर निकलेगा वो हमारा मैक्सिमम नंबर होगा। ये चीज आपको जिन लोगों ने एक बार करा हुआ है शायद ये, तो जो लोगों ने करा हुआ है अच्छी बात है, जो लोगों ने नहीं करा हुआ है वो आज के लिए होमवर्क, क्योंकि आज मेरे को लगता है बहुत सारी चीजें हो गई है ना। तो आज का क्लास सभी लोग एक बार रिवाइंड करेंगे, घर जाकर के इसका रिकॉर्डिंग जरूर देखेंगे और खुद से परफॉर्म करेंगे। पॉज कर करके हर एक चीज को खुद परफॉर्म किया करो घर जा करके, ठीक है। हम लोग कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे फॉर लूप के ऊपर। अगले 2 दिन हम फॉर लूप पर ही काम करेंगे। थर्सडे को जाकर के हम लोग वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। तो जिसने लॉजिक बिल्डिंग करना है, जिसने प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, वो अभी 2 दिन बहुत प्रॉपरली क्लास करेगा। क्लियर है बेटा? इतना रखें आज के लिए। थैंक यू। So students, thank you for watching this video. As you know, Python is the most demanded language these days. And if you want to accelerate your career and want to be industry ready, join SetPass training program today.